मैं अनुज सिंह बितावत एसोसिएट प्रोफेसर केवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चंदपुरा। अब मैं आज आपको एक सब्जेक्ट टेक्निकल फाइनेंस एंड ऑपरेशन पे बताऊंगा और ये क्लास आपकी ये पार्ट सेकंड। आज का टॉपिक अपना मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। मीनिंग की बात अपन ने कल करते थे, आज अपन करेंगे स्कोप की बात। एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्कोप अपन दो तरीके से बता सकते हैं। एक स्कोप बताने का तरीका, एग्रीकल्चर फाइनेंस का संबंध फार्म मैनेजमेंट के साथ में किस प्रकार से है या फार्म के साथ में किस प्रकार के है। फार्म में मुख्य तीन एस्पेक्ट बता सकते हैं अपन। इन तीन एस्पेक्ट का संबंध एग्रीकल्चर फाइनेंस से किस प्रकार का है, ये मिलकर एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्कोप तय करते हैं। तीन क्रियाएं जो मुख्य रूप से फार्म पे चलती है वह है उत्पादन, विपणन और उपभोग। ये तीनों क्रियाएं मिलकर एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्कोप तय करती है। इसमें सबसे पहले क्रिया प्रोडक्शन है। फार्म पर कृषि उत्पादों को किसान प्राप्त करता है और कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसके पास में साधन होने चाहिए। कुछ साधन पहले से उसके पास में हो सकते हैं और जो नहीं है उसको या तो वह खरीद सकता है और या वह किराए पे ला सकता है। यदि उसके पास में पर्याप्त पूंजी है तो वह इन साधनों को खरीद सकता है, नहीं तो उसको किराए से काम चलाना पड़ेगा। साथ ही श्रम का काम पड़ेगा फार्म पर फसलों की किसी भी कार्य करने के लिए, तो उसको अगर खरीदने के लिए पैसा चाहिएगा और दिन प्रतिदिन के कार्य दैनिक गतिविधियां संचालन के लिए भी उसको नकद पैसे की आवश्यकता होगी। अब यह नकद पैसे की आवश्यकता या खरीद के लिए या किराए पे मशीनरी लाने के लिए यह आवश्यकता वह क्रेडिट या साख से पूरी करेगा। क्रेडिट अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से यह काम अपना वह आसानी से बगैर किसी बाधा के कर सकता है। तो यह उत्पादन का काम है और क्रेडिट यहाँ पर एक क्रूशियल रोल अदा करता है उत्पादन के कार्य में। देखिए, उत्पादन का कार्य साधन चाहिए, साधन के लिए क्रेडिट की आवश्यकता होगी। अब किसान क्या करता है आगे, वह इन साधनों को मिलाकर प्रबंध और श्रम और साथ में जो भी सबसे अच्छी तकनीकी का प्रयोग करके वह उत्पादन का कार्य करता है। यह उत्पादन का कार्य जो कर रहा है, कौन से उत्पाद उसको ये तय करना पड़ेगा, उसको फार्म पर कौन से उत्पाद उसको लेने हैं, यह उत्पाद किन उत्पादों का वह सहयोग कर सकता है। अब कौन सा उत्पाद किसान इन साधनों से प्राप्त करेगा, यह बात मुख्य तय करती है कि उसकी अपनी घरेलू आवश्यकताएं क्या है और साथ ही जिस जगह पर फार्म स्थित है वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, विशेषकर मंडी और बाजार की स्थिति क्या है। ये दोनों बातें ये तय करती है कि किसान कौन सा उद्यम अपने सीमित साधनों से लेगा। अब जो भी उसने उत्पाद लिया है, उत्पाद प्राप्त करने के बाद में वह एक काम कर सकता है, एक विकल्प उसके सामने है कि यह उस उत्पाद को बेच के अपने पास में पैसा इनकम प्राप्त कर सकता है। और एक ऑप्शन यह रहता है उसके पास में कि अभी कुछ समय के लिए उसका उत्पाद का संग्रहण करे और जब कीमत बढ़े उस समय बेचे। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बात है कि वह तुरंत बेचता है। अपन जानते हैं एग्रीकल्चर सीजनल उद्योग है और तुरंत अगर बेचेगा तो उसको कम कीमत मिलेगी और अगर तुरंत नहीं बेचता है उस समय संग्रहण करके फिर बेचता है जिससे उसके पर्याप्त। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बात है कि किसान को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो वर्तमान आवश्यकता है उसका त्याग करना पड़ेगा। वर्तमान आवश्यकताओं का त्याग यह सोच के कि भविष्य में ज़्यादा पैसा मेरे पास आएगा तो इन आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरी कर सकूँगा, यह सोचे। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर वह संग्रहण करके बेचना चाहता है तो निश्चित रूप से स्टोरेज जो संग्रहण करने की लागत है वह उसको चुकानी पड़ेगी और जब तक उसके पास में हाथ में पैसा नहीं आता है तब तक उसको क्रेडिट के रूप में पैसा प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं को, जो मूलभूत आवश्यकता है, उनको वह पूरी करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर भी क्रेडिट का इम्पोर्टेंट है। अगर वह संग्रहण करना चाहता है तो उसको निश्चित रूप से सहायता के लिए साख के रूप में उसको पैसा चाहिए। तो यह बात है विपणन की। मान लो उसने विपणन कर दिया, विपणन करने के बाद उसको कुल इनकम आई। यह इनकम किसान को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए काम में लेना पड़ेगा।
साथ ही यदि उसने क्रेडिट के रूप में ऋण लिया है पहले से तो उसको चुकाना पड़ेगा इसमें से। और इसके अलावा भी सामाजिक दायित्व जो भी उसके हैं वो इसी खर्चे में से पूरी करेगा। कुल आय में से ये जो खर्चे अपन निकाल लेंगे, जो बाकी अगर इनकम बच जाती है तो उसको अपन बचत कहते हैं। यही बचत किसान को आने वाले समय में उत्पादन के लिए खर्चा कर सकता है, और या उसकी आपको फार्म के अलावा भी कोई जरूरत है तो वह इस बचत से ही वह पूरी करता है। तो 3 चीजें, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और कंज्यूमर की अपन ने बात की। देखिए, विकासशील देशों में किसान की निर्भरता साख के ऊपर बढ़ी और बढ़ने का मूल कारण यह है कि किसान विकासशील देशों में पहले ट्रेडिशनल तरीके से खेती करता था। जैसे जैसे मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आए, किसान को साख की आवश्यकता पड़ी और किसान की निर्भरता लैंडिंग इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उन संस्थाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई जो उधार पैसे का देन लेन का काम करते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान की निर्भरता लैंडिंग एजेंसी पे बहुत है, लेकिन उनकी पॉलिसी, उनकी कार्यप्रणाली, उनका कार्य करने का तरीका, इसके ऊपर किसान का कोई अंकुश नहीं रहता है। वह केवल जो भी उन्होंने तय किया है उसको उसी परियोग में काम करना पड़ता है। यहाँ पर न केवल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस बल्कि समाज, ये दोनों मिलकर एक फ्रेमवर्क तय करते हैं। उसी फ्रेमवर्क के अंदर किसान को अपनी जो रुपए संबंधी आवश्यकता है उसको पूरी करना पड़ता है। एक जो मैंने आपको बताया कि एक स्कोप बताने का एक तरीका है, इसके अलावा एक स्कोप बताने का एक और तरीका है, बहुत सारे इस ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं अपन कि ये एग्रीकल्चर फाइनेंस का जो ज्ञान है इससे किसको क्या मिल रहा है, यह बात अगर अपन करें तो इस रूप में भी अपन इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सी किताबों में इस रूप में भी प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर फाइनेंस, जिसमें आर्थिक, इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यह जो ज्ञान है और किस प्रकार से एनालिटिक टेक्निक्स है, यह ज्ञान किसान को मदद करता है। जो सीमित पूंजी क्रेडिट के रूप में वह प्राप्त कर रहा है, इसका कंट्रोल किस प्रकार से करें, और न केवल कंट्रोल बल्कि सीमित पूंजी का दक्षता से किस प्रकार से उपयोग करें, यह जानकारी अपने को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से प्राप्त होगी। वह एग्रीकल्चर फाइनेंस के ज्ञान के रूप में सुरक्षित रहती है। तो निश्चित रूप से अपने को क्रेडिट का कंट्रोल और एफिशिएंट उपयोग यदि अपने को करना है तो निर्भरता एग्रीकल्चर फाइनेंस पर रहेगी। इसके बाद में देखिए, किसान की बात अगर करें तो दूसरा है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, निवेश विश्लेषण। यह बताता है कि सीमित पूंजी उसके पास में उपलब्ध है, उसको सबसे अच्छे तरीके से या उद्यमों में किस प्रकार से बंटवारा करें जिससे उसका लाभ अधिकतम हो जाए। निश्चित रूप से निवेश एनालिसिस उसको मदद करेगा वास्तविक स्थिति में पूंजी का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। यह तरीका, यह टेक्निक, यह विधि, यह टूल कौन प्रोवाइड करेगा? एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड करेगा किसान को, तो उसको यह जानकारी मदद करेगी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में। तीसरा, किसान को और जानकारी एग्रीकल्चर फाइनेंस से, जिसको अपन नाम देते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, फार्म के ऊपर फाइनेंशियल एनालिसिस जो क्रेडिट के केस में किए जाते हैं उसको 3 प्रकार से। रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, मतलब साफ है कि अपन उधार का पैसा लेके किसी कार्य में लगाएंगे, क्या यह पर्याप्त आय देगा या नहीं, यह अपने को पहले से तय करना पड़ेगा। इसके लिए अपने को विश्लेषण करना पड़ेगा। तो यह जानकारी किसान को काम जान सकता है, पहले से अनुमान लगा सकता है कि मैं जो उधार का पैसा ला रहा हूँ उससे मुझे पर्याप्त आय मिलेगी भी या नहीं। यह विश्लेषण उसको मदद करेगा। दूसरा है भुगतान चुकाने की क्षमता, जिस समय पर भी जो रुपया बकाया है उसको किस प्रकार से चुकाएगा, यह किस प्रकार से ये कार्य करना है, यह आपको यह बताएगा, या किस प्रकार से उसको चुका देंगे। इसके अलावा क्योंकि वह उधार ले रहा है, उधार लेने में जिम्मेदारी है कि इसको वापस चुकाना भी है, लेकिन अपन जानते हैं एग्रीकल्चर ऐसा व्यवसाय है, खेती ऐसा व्यवसाय है जिसमें जोखिम बहुत है, प्रकृति के ऊपर पूर्णतः निर्भर है। प्रकृति का कोई भी कार्य उसको हानि पहुंचा सकता है। यदि हानि हो जाए उसके बाद में भी अपने को जिससे उधार लिया है उसका पैसा अगर चुकाना पड़े तो क्या पर्याप्त स्थिति चुकाने की रहेगी या नहीं, यह विश्लेषण पहले से तय किया जा सकता है। तो किसान को अपनी क्रेडिट वर्थ खुद की क्रेडिट वर्थनेस को तय करने में यह विश्लेषण फाइनेंशियल एनालिसिस अपन जिसको कह रहे हैं यह मदद करेगा। देखिए, अगर ये जानकारी उसके पास में है कि अपनी खुद की क्रेडिट वर्थनेस किस प्रकार से तय करेगा, तो ऐसी स्थिति में किसान
जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसके सामने अपनी सारी स्थिति जो उसने कर रखी है कि मैं क्रेडिट वर्दी में ये स्थिति मेरी है, तो यह उसको बहुत बड़ा हेल्प करेगा और अपनी जो बात उधार लेने की वह क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के सामने बहुत आसानी से रख सकता है और निश्चित रूप से उसको सफलता उसको मिलेगी। इसके अलावा जो संस्थाएं जितनी परियुग में उसके आसपास काम कर रही है उनकी जानकारी होना जरूरी है, उनके ढांचे के बारे में जानकारी होना जरूरी है, रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानकारी होना जरूरी है, किन शर्तों पर यह लोन देना पड़े। यह जानकारी उसको सबसे महत्वपूर्ण जो इस बात किया करेगा, ये जानकारी उसको इस बात को तय करने में मदद करेगा कि मुझे लोन किस संस्था से लेना है, मुझे लोन किस संस्था से लेना है और सबसे सस्ता लोन कौन सी संस्था दे रही है, यह तय करना पड़ेगा। अगर ये जानकारी है, सारी संस्थाएं जो उसके आसपास काम कर रही है यह जानकारी है, तो वह आसानी से यह तय कर सकता है कि मुझे किस संस्था से लोन लेना चाहिए जो मेरे लिए सबसे सस्ता और सबसे आसान पड़ेगा। यह जानकारी होना आवश्यक है और यह जानकारी देने का काम एग्रीकल्चर फाइनेंस करता है, निश्चित रूप से किसान के लिए भी उपयोगी जानकारी है। इसके बाद में कैश फ्लो एनालिसिस। देखिए, कैश फ्लो एनालिसिस टाइम के हिसाब से कब उसके पास में पूंजी आएगी और कब उसके पास में कमी रहेगी, इसका पूरा लेखा जोखा होता है। इससे यह पता चल जाएगा कि कब किसान के पास में अतिरिक्त पैसा रहेगा और किस समय उसके पास में पैसे की कमी होगी, तो लोन कब लेना आवश्यक होगा और कब चुकाना होगा, यह आपको कैश फ्लो तय करता है। तो यह जानकारी किसान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चुकाने का समय कैश फ्लो के आधार पर तय किया जाएगा। आखिर एक सेशन और है जो फाइनेंस के अंदर अपन पढ़ते हैं, वह है कैपिटल बस्टिंग। लॉन्ग टर्म का कोई भी निवेश है वह कैपिटल बस्टिंग के हिसाब से तय होता है। कैपिटल बस्टिंग से लंबे समय के लिए निवेश करना है और इन निवेश में कौन सा सबसे लाभदायक है, अपन कैपिटल बस्टिंग की सहायता से आसानी से टेम्पोरल डिसीजन जो भी लेते हैं उसको आसानी से तय कर सकते हैं। तो किसान को कैपिटल बस्टिंग मदद करेगा, कोई भी सामयिक निर्णय लेने में मदद करेगा। तो यह जानकारी एग्रीकल्चर फाइनेंस निश्चित रूप से प्रदान करता है। इसके अलावा जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन काम करती है वह उनके लिए, देखिए, ये वो संस्था है जो किसान को उधार देने का काम करती है, यह उधार के द्वारा ही लाभ कमाती है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बात है कि उनका बिजनेस है, वह महंगे में लोन देते हैं और सस्ते में अपने पास में पैसा रखते हैं। इसके आधार पर उनका ढांचा चलता है। तो निश्चित रूप से यह भी इनका बिजनेस है, इनको यह पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये फाइनेंस किसान को कर रहे हैं उससे यह पर्याप्त लाभ कमा सके। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका जो दिया हुआ पैसा है वह डूब जाए। ऐसी स्थिति में क्रेडिट वर्दीनेस उस व्यक्ति की, उस किसान की जिसको ये लैंडिंग इंस्टीट्यूशन पैसा दे रही है, यह तय कर सकता है। और क्रेडिट वर्दीनेस तय करने का तरीका इनको कहां से मिलेगा, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस विषय से मिलेगा। तो यह मदद इनको, साथ ही ये लैंडिंग इंस्टीट्यूशन किसान की भुगतान चुकाने की क्षमता को बढ़ाने में भी अपना तरीका काम में ले सकते हैं। देखिए, खेती ऐसा है, इसमें जोखिम बहुत है, कभी भी नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में अगर फाइनेंशियल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन अच्छे ढंग से काम करती है तो वह एडजस्ट कर सकती है अपने इस काम को, रिपेमेंट को आगे पीछे कर सकती है। जब उसको पर्याप्त पैसा आए उस समय लोन की किस्त बढ़ा सकती है और अन्यथा नहीं मिले ऐसी स्थिति हो। ऐसी स्थिति में किसान कभी डिफॉल्टर नहीं रहेगा और ये भी आराम से अपना बिजनेस कर पाएंगे। तीसरा पार्टिसिपेंट एक्सटेंशन एजुकेशन वर्कर है, एक कड़ी का काम करता है किसान और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के बीच में। देखिए, एक्सटेंशन वर्कर को संपूर्ण क्रेडिट सिस्टम की जानकारी होती है, स्ट्रक्चर की जानकारी होती है, फंक्शनिंग की जानकारी होती है, रूल्स और रेगुलेशन की जानकारी होती है। इस जानकारी की सहायता से यह किसान का मार्गदर्शन करता है कि आपको किस संस्था से लोन लेना चाहिए जो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। साथ ही वह किसान के केस में वह उसके प्रोडक्शन प्लानिंग में भाग लेता है, वो इसको बताता है कि तुमने जो सीमित ये पूंजी क्रेडिट के रूप में ली है उसको किस प्रकार से उपयोग करें अपने फार्म पर तो उसका लाभ अधिकता हो जाए। ऐसा मदद करता है किसान को। देखिए, न केवल किसान बल्कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन भी अपने लोन का मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो, इसके लिए वह एक्सटेंशन वर्कर के ऊपर निर्भर करती है। एक्सटेंशन वर्कर इस बात की गारंटी देता है कि किसान ने जिस काम के लिए पैसा लिया है उसी में वह खर्च करेगा। तो निश्चित रूप से यह जो ज्ञान है एग्रीकल्चर फाइनेंस का
जो तीन मुख्य पार्टिसिपेंट है, एक तो किसान फार्मर बोरोवर, और दूसरी लैंडिंग एसोसिएशन, और तीसरा एक्सटेंशन वर्कर्स। इन तीनों का संबंध एग्रीकल्चर फाइनेंस के साथ में क्या है, यह तय हो गया।